देश दुनिया की सारी बड़ी खबरों के साथ सामने मौजूद दोस्तों जहां पर राहुल गांधी ने एक बार फिर से देश को चौंकाने वाला दिया है बड़ा बयान और आने वाले भयंकर तूफान को लेकर देश को आगाह करते हुए उनके द्वारा भाजपा के खुफिया तंत्र और न्याय तंत्र के साथ साथ चुनाव आयोग के द्वारा दिया जा रहा है राहुल गांधी को अंदर की खबर। दोस्तों बताएंगे किस तरीके का है नया मामला कि राहुल गांधी को चुनाव आयोग की तरफ से भी अंदर से भाजपा की सारी खबरें पहुंचाई जा रही है। दोस्तों बताएंगे राहुल गांधी के इस दावे के बाद जोरदार तरीके का फूटा है बम। इसी के साथ में बताएंगे कैसे देश का सोना बेचने के आरोप लगने के बाद आरबीआई की तरफ से दिए गए जवाब में पूरी तरीके से पता चल गया है दोस्तों कि नहीं है कोई जवाब। बताएंगे कैसे आम लोगों को ही गोल गोल घुमाने की गई है कोशिश, जो पूरी तरीके से हो गया मामला फेल। दोस्तों एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरें, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि राहुल गांधी को अगर चुनाव आयोग अंदर की जानकारियां देना शुरू कर गया है दोस्तों, इसका सीधा मतलब यह है कि आने वाले दिनों के अंदर बीजेपी का पूरा सिस्टम ध्वस्त होने जा रहा है। तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अपने लोगों तक शेयर कीजिएगा। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की बैठक के दौरान राहुल गांधी एक बड़ा बयान दे रहे थे। दोस्तों कांग्रेस पार्टी यानी एआईसीसी की बैठक के दौरान राहुल गांधी के द्वारा एक बार फिर से देश के अंदर आ रहे आर्थिक तूफान को लेकर जिक्र किया गया। दोस्तों राहुल गांधी ने कहा कि देश के अंदर पूरी दुनिया से आ रहा आर्थिक तूफान और ज्यादा भयंकर तरीके से आने वाला है और राहुल गांधी बार बार इस बात को बोल रहे हैं दोस्तों। और इसका सबसे बड़ा असर तब देखने को मिला जब बीते दिन खबर सामने आती है कि आरबीआई के द्वारा देश का सोना बेचकर गुजारा किया जा रहा है। दोस्तों इसके बाद राहुल गांधी ने एक और बयान दिया और इस बार राहुल गांधी के बयान में अगले एक साल के अंदर नरेंद्र मोदी क्यों प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, इस बात को पूरी तरीके से सामने रखा गया है। दोस्तों राहुल गांधी ने कहा कि देश के ऊपर इतना बड़ा आर्थिक तूफान आ रहा है और आर्थिक तूफान आना शुरू भी हो चुका है कि मुझे देश के बड़े बड़े सेंट्रल सिस्टम से ही जानकारियां मिलनी शुरू हो गई है। दोस्तों यानी किसी भी सरकार को चलाने के लिए पूरा एक कंट्रोल सिस्टम होता है, यानी जिसे सारी चीजों को एक साथ कंट्रोल किया जाता है। दोस्तों चाहे न्याय प्रणाली हो या फिर चुनाव आयोग जैसी बड़ी संस्थान हो या फिर खुफिया तंत्र हो भारत का, लेकिन राहुल गांधी का दावा है कि भारतीय जनता पार्टी का ये जो कंट्रोल सिस्टम था पूरा, ये पूरी तरीके से टूट गया है। और राहुल गांधी का दावा है कि उनको चुनाव आयोग की तरफ से, मुख्य चुनाव आयुक्त की तरफ से भाजपा को लेकर जानकारियां लीक की जा रही है, यानी बीजेपी का कोई भी कंट्रोल अब इन संस्थानों के ऊपर नहीं रहा है। ये संस्थानें राहुल गांधी को अपने अपने तरीके से सारी बातें बता रही है कि कैसे बीजेपी देश के अंदर चुनाव से जुड़ा हुआ खेल करती है और ऐसे ही देश के न्याय प्रणाली को लेकर भी राहुल गांधी तक बातें पहुंच रही है और राहुल गांधी को धड़ाधड़ बताया जा रहा है। ये राहुल गांधी के शब्द है दोस्तों। उन्होंने कहा कि मुझे चारों तरफ से जानकारियां मिल रही है इनके बारे में और धड़ाधड़ मिल रही है, और जो इनका कंट्रोल का पूरा सिस्टम था वो अंदर से ही टूटता चला जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि लोगों को दिखाई दे रहा है कि देश के अंदर जनता का भयंकर प्रेशर आने जा रहा है, क्योंकि देश के अंदर आम जनता भयंकर आर्थिक दबाव के साथ साथ गरीबी और महंगाई से परेशान होगी और उसके बाद उसे पता चलेगा कि चुनाव आयोग का पूरा सिस्टम ही आपस में मिला हुआ है और देश में चुनाव नहीं हो रहे बल्कि धांधली हो रहा है। तो पूरी तरीके से ये संस्थानें डर चुकी है और इसीलिए इनकी जानकारियां अब नेता विपक्ष राहुल गांधी तक पहुंच रही है दोस्तों। राहुल गांधी का ये दावा सनसनी मचाने वाला इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को लेकर गोदी मीडिया में दावा किया जाता है कि बीजेपी उस तरीके सरकार में राज करती है कि भाजपा से जुड़ी हुई एक भी इंफॉर्मेशन लीक नहीं होती, लेकिन ये पूरी तरीके से भ्रम है दोस्तों। और यही बड़ा कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को लेकर राहुल गांधी एक बड़ा दावा कर रहे हैं कि उन तक सारी इंफॉर्मेशन पहुंच रही है, यानी बीजेपी का पूरा कंट्रोल सिस्टम हिल चुका है और संस्थानों ने बीजेपी के खिलाफ बगावत करनी शुरू कर दी है। और चाहे नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो या अमित शाह का बेटा हो या किसी का भी बेटा हो, उसकी पूरी जानकारी मुझ तक पहुंच रही है। राहुल गांधी कहते हैं कि मेरे पास नरेंद्र मोदी को लेकर ऐसी ऐसी जानकारियां हैं कि मैं नरेंद्र मोदी के सामने जाकर बैठता हूं तो नरेंद्र मोदी मुझसे आंख नहीं मिला पाते, क्योंकि नरेंद्र मोदी को और मुझको दोनों को नरेंद्र मोदी के बारे में पता है। ऐसे में दोस्तों राहुल गांधी आगे दावा करते हैं कि जनता की तरफ से आ रहे प्रेशर को दबाने की कोशिश करने के लिए इमरजेंसी का इस्तेमाल भी बीजेपी कर सकती है, यानी देश के अंदर इमरजेंसी लागू की जा सकती है। इसके बाद वो कहते हैं कि मेरे खुद का असेसमेंट ये है कि नरेंद्र मोदी अगले एक साल के अंदर प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। और नरेंद्र मोदी को लेकर राहुल गांधी का यह दावा एक बार फिर से सबके सामने आया है दोस्तों। बड़ी बात यह कि पिछली बार राहुल गांधी ने दावा करते हुए हड़कंप मचाया था, लेकिन इस बार राहुल गांधी ने इसके पीछे का तर्क दिया है और ये तर्क एकदम सटीक नजर आता है दोस्तों। इस पर अगर आप लोग कुछ और राय देना चाहते हैं तो लिखकर जरूर बताएगा। लेकिन बीजेपी से जुड़ा हुआ पूरा सेंट्रल सिस्टम कोलैप्स होने जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, यानी ध्वस्त हो गई है पूरी बीजेपी की कंट्रोल की व्यवस्था। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर राहुल गांधी के बयान में आपको एक बड़ी बात नजर आएगी। वो कहते हैं कि दुनिया भर के अंदर जो आर्थिक गतिविधियां हो रही है और उसके लिए जो भारत के अंदर शॉक एब्जॉर्बर था, यानी भारत के अंदर एक ऐसी व्यवस्था बनाई गई थी जिस व्यवस्था से दुनिया भर के अंदर अगर कोई भी तबाही आती है तो उसे भारत में झेला जा सके, उस पूरी व्यवस्था को ही बीजेपी की सरकार ने खत्म कर दिया है दोस्तों। राहुल गांधी का इशारा देश के विदेशी मुद्रा के उपलब्धता को लेकर था और दूसरा आरबीआई के पास जो सोना पड़ा हुआ है वो भी देश के लिए एक झटके को रोकने की बड़ी व्यवस्था है दोस्तों, लेकिन वो भी धीरे धीरे करके खत्म होता चला
चला जा रहा है। बीते दिन चौंकाने वाला दावा सामने आता है, जहां पर ब्लूमबर्ग जो दुनिया में सबसे प्रतिष्ठित अखबारों में से एक है दोस्तों, उसने एक बड़ा दावा करते हुए कहा कि भारत के आरबीआई ने मई महीने के अंदर 7 मई से लेकर 15 मई के बीच में केवल 15 दिनों के अंदर यानी 2 हफ्ते के अंदर लगभग 1 लाख करोड़ का सोना बेचा है और डॉलर खरीदा गया है, ताकि रुपए और डॉलर के बीच में जो दाम बढ़ रहे हैं उसको रोका जाए। कुल मिलाकर दोस्तों सोना बेचकर रुपए को मजबूत करने की कोशिश की गई है, जो पूरी तरीके से गलत है दोस्तों। और ऐसे में ये भारत के अंदर स्थिति खराब करने वाली बात हो गई। ऐसी अपडेट सामने आने के बाद आरबीआई के द्वारा जवाब दिया गया कि भारत के पास जितना सोना था उससे ज्यादा ही हुआ है, और आरबीआई हर महीने ये आंकड़ा जारी करती है दोस्तों कि भारत के पास कितना सोना है, आरबीआई के पास कितना सोना है। लेकिन बड़ी बात यह है कि आरबीआई ने जो जवाब दिया है दोस्तों, उस जवाब के अंदर आरबीआई 15 मई 2026 तक के आंकड़े दे रहा है, जबकि विदेशी मुद्रा के आंकड़े 24 अप्रैल 2026 तक के दिए जा रहे हैं। जबकि जो ब्लूमबर्ग में रिपोर्ट में दावा किया गया है वो 16 मई से लेकर 31 मई के बीच का दावा है। तो क्या 31 मई तक के आंकड़े कोई बदलाव के साथ नहीं है, अपरिवर्तित है? अगर ऐसा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो आरबीआई को वो आंकड़ा जारी करना चाहिए। ये सवाल पूछा जा रहा है दोस्तों, जिस पर अभी तक स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है। कुल मिलाकर बिना आंकड़े के खंडन करते हुए आरबीआई लोगों से बोल रहा है कि हम बोल रहे हैं तो मान लीजिए, यानी लोग आंकड़े पूछ रहे हैं कि आंकड़े दिखाइए, लेकिन इसकी जगह आरबीआई के लोग बोल रहे हैं कि हम बोल रहे हैं तो मान जाइए, यानी एक अलग ही तरीके से पूरा मामला चल रहा है दोस्तों। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी की डीएमके के साथ में कोई बैर नहीं है दोस्तों। ये बात एकदम क्लियर हो गई है। जो अपडेट है वो ये की बीते दिन राहुल गांधी ने डीएमके पार्टी के पुरोधा उनकी पार्टी के सबसे बड़े नेता करुणानिधि को श्रद्धांजलि दी गई है दोस्तों। राहुल गांधी की तरफ से एक तस्वीर शेयर की गई है, जिस तस्वीर के अंदर करुणानिधि के पोस्टर के ऊपर राहुल गांधी फूल चढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, यानी श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं। और एक तरीके से मैसेज देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि एम करुणानिधि ने तमिलनाडु के लोगों की प्रतिष्ठा को लेकर लड़ाई लड़ी और सामाजिक न्याय के सबसे बड़े नेताओं में से एक रहे, यानी सामाजिक न्याय के प्रतीक माने जाते रहे। और वो केवल चीफ मिनिस्टर नहीं थे, केवल एक लेखक नहीं थे, एक थिंकर, एक विचारक नहीं थे, वो संविधान में विचार करने वाले एक ऐसे व्यक्ति थे जो भारत के अंदर सभी व्यक्ति को एक नजर से देखते थे, यानी इक्वालिटी, समानता की बातें करते थे। और राहुल गांधी की तरफ से श्रद्धा के सुमन अर्पित किए गए हैं दोस्तों। बड़ी बात यह है कि डीएमके पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी का गठबंधन टूट चुका है। इसके बावजूद राहुल गांधी करुणानिधि को याद करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि ये क्लियर कट मैसेज है कि कांग्रेस पार्टी तमिलनाडु के वैचारिक लड़ाई में डीएमके के साथ में मजबूती के साथ खड़ी है दोस्तों। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर नीट पेपर को लेकर कांग्रेस पार्टी का संघर्ष लगातार जारी है दोस्तों। एनएसयूआई के साथ ही छत्तीसगढ़ के अंदर नीट पेपर के विरोध में प्रदर्शन करते हुए नजर आए। धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांग रहे थे। बीजेपी सरकार से यह बर्दाश्त नहीं हुआ और लाठी डंडों से युवाओं के ऊपर वार करने लगे दोस्तों, युवाओं की आवाज को दबाने लगे। लेकिन नरेंद्र मोदी और बीजेपी वाले ध्यान रखे, हम झुकने और डरने वाले नहीं है। कांग्रेस हर कदम पर युवाओं के साथ में खड़ी है, उनके साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। और इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान का आज नहीं तो कल होगा। युवा कांग्रेस का संघर्ष लगातार जारी रहेगा। छत्तीसगढ़ के अंदर भारी संख्या में हुजूम देखने को मिला दोस्तों। इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी अपडेट, जहां पर तृणमूल कांग्रेस को लेकर एक और नई बड़ी अपडेट सामने आई है दोस्तों। ममता बनर्जी से इतर 58 विधायकों के साथ में अपने आप को नेता विपक्ष घोषित करवाने वाले ऋतव्रत बनर्जी टीएमसी के नेता और विधायक ने संसदीय मानदंडों के अनुसार 58 विधायकों का एक गुट इकट्ठा करके दावा कर दिया कि असली तृणमूल कांग्रेस तो वो है। और इसके बाद ममता बनर्जी से वो अनुरोध करते हैं कि तृणमूल कांग्रेस के विधायक दल के प्रमुख सलाहकार की भूमिका ममता बनर्जी को निभानी चाहिए। अगर वो ऐसा करते हैं तो सब साथ में आ जाएंगे। अभिषेक बनर्जी को पार्टी की जिम्मेदारी नहीं मिलनी चाहिए, ममता बनर्जी को जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके की हरकतें इन विधायकों ने की है दोस्तों, एक तरीके से ममता बनर्जी के सामने भी बगावत की गई है। और ये बगावत ममता बनर्जी के नेतृत्व को एक तरीके से चुनौती है दोस्तों। तो क्या ममता बनर्जी इस बात को मानेंगी और इन विधायकों के कहने पर सदन के अंदर जिम्मेदारी लेंगी और पार्टी को एकजुट करेंगी, या फिर ममता बनर्जी इन विधायकों के बगावत के बाद इन सबको चेतावनी देकर साफ शब्दों में बोल देंगे कि जो साथ में आएगा सही है, वरना वो अपनी पार्टी को मजबूत करने जा रही है और तृणमूल कांग्रेस को वापस से खड़ा करने जा रही है। आपकी जो भी राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष और क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल के मौजूदा अध्यक्ष सौरव गांगुली की सुरक्षा घटा दी गई है दोस्तों। सौरव गांगुली से बीजेपी के लोग चुनाव जीतने के बाद मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे, जिसके बाद उम्मीद जताई जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी इनको जरूर मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए बोल रही है और कहीं ना कहीं दबाव बना रही है कि आप मंत्री बन जाइए, स्पोर्ट मिनिस्टर बन जाइए। और इस तरीके की चर्चाएं चल रही है और बार बार बीजेपी के लोग मिलने जा रहे थे, तो भाजपा के समर्थकों के बीच में ये चर्चाएं चल रही थी दोस्तों। लेकिन अब सौरव गांगुली की सुरक्षा को कम
करके एक तरीके से मैसेज दिया गया है कि सौरव गांगुली को बीजेपी अब पसंद नहीं करती है, क्योंकि सौरव गांगुली पर बीजेपी शुरू से ही डोरे डालती आई है कि इनको पार्टी में शामिल करवाया जाए और ये सरकार का एक बड़ा चेहरा भी हो सकते हैं। लेकिन सौरव गांगुली से दूरी बनाकर रख रहे हैं और शायद यही बड़ा कारण है दोस्तों कि अब इनकी सुरक्षा भी कम कर ली गई है। वैसे भी राजनीति में सुरक्षा कम करना एक तरीके से मैसेजिंग होता है कि उस व्यक्ति को लेकर राज्य सरकार क्या सोचती है, राज्य सरकार की सत्ताधारी पार्टी के लोग क्या सोचते हैं। इससे पहले जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी मिल रखी थी सौरव गांगुली को दोस्तों, जिसमें अचानक से बदलाव देखने को मिला है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर थालापति विजय ने कांग्रेस पार्टी से जो वादा किया था दोस्तों उसको पूरी तरीके से निभाया है। तमिलनाडु के अंदर राज्यसभा की एक सीट के लिए 18 जून को मतदान होने वाला है और टीवीके पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन ने ये सीट अपने सहयोगी कांग्रेस पार्टी को देने का फैसला लिया है दोस्तों। यानी राज्यसभा की जो एकमात्र सीट है वो कांग्रेस पार्टी के खाते में जा रही है। तमिलनाडु से राज्यसभा चुनाव के जरिए भरी जाने वाली ये सीट राज्य के अंदर टीवीके नेतृत्व वाले गठबंधन की घटक दल कांग्रेस पार्टी को दे दिया गया है। थालापति ने इसका ऐलान किया तो कांग्रेस पार्टी के लोगों ने कहा कि गठबंधन की एक बड़ी भूमिका होती है सबको साथ में लेकर चलने की, और थालापति विजय ने एकदम सही कदम उठाया है। जमकर थालापति विजय की तारीफ लोग कर रहे हैं दोस्तों। बड़ी बात यह है कि थालापति विजय सबसे बड़ी पार्टी के साथ राज्य में सरकार चला रहे हैं दोस्तों। अगर वो चाहते तो वो खुद ही अपना राज्यसभा का मेंबर बना लेते, यानी राज्यसभा का उनका एक सांसद शुरू में हो जाता, लेकिन उन्होंने फैसला लिया कि इसकी जगह कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। और एक तरीके से राहुल गांधी और थालापति विजय क्यों इतने जरूरी है एक दूसरे के लिए दोस्तों, ये बात सबके सामने आ गई है। और एक तरीके से विजय ने ये मैसेज दिया है कि वो नहीं चाहते कि कांग्रेस पार्टी वापस से डीएमके की तरफ देखे, भी कांग्रेस पार्टी थालापति विजय के साथ में रहे। और ये बात थालापति विजय चाहते हैं दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि एक तरीके से बहुत बड़ा मैसेज है, जिसकी जितनी तारीफ की जाए, इसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, तो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ दोस्तों सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक जो कई महीनों तक जेल में बंद रहे दोस्तों, सोनम वांगचुक ने कांग्रेस जनता पार्टी की मांगों और विचारधारा का समर्थन किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मंगलवार को खुद इसकी जानकारी दी दोस्तों। इसी बीच कांग्रेस जनता पार्टी के 3 प्रवक्ता नियुक्त किए गए। कांग्रेस इस बैक के सोशल मीडिया पर मैसेज फैलाए गए दोस्तों। इस मामले को लेकर कांग्रेस जनता पार्टी के 3 प्रवक्ता बनाए जाने और उनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किए जाने के बाद सोनम वांगचुक का एक बड़ा मैसेज सामने आता है दोस्तों। सोनम वांगचुक कहते हैं कि जो कांग्रेस जनता पार्टी के फाउंडर है अभिजीत दीप के, उनसे मैंने बातचीत की है और बातचीत के दौरान मुझे लगा कि इन लोगों की मंशा गलत नहीं है और ये लोग एक देश प्रेमी लोग हैं, बदलाव चाहते हैं। वांगचुक ने कहा कि अभिजीत 6 जून को दिल्ली के लोगों को बुला रहे हैं। अगर 5 जून तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ तो मैं भी जंतर मंतर पर कांग्रेस जनता पार्टी के इस आंदोलन में शामिल हूंगा। यानी पूरी तरीके से दोस्तों शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर चौतरफा वार चल रहा है। यानी एक तरफ कांग्रेस पार्टी सड़कों पर है, एनएसयूआई से लेकर यूथ कांग्रेस हर जगह पर लाठी डंडे खाकर मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रही है दोस्तों। और ओएसएम के मामले को लेकर तो राहुल गांधी के दबाव के बाद ही जांच पड़ताल शुरू की गई और कुछ अधिकारियों का नाम मात्र के लिए ही लेकिन ट्रांसफर किया गया। और अब इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस जनता पार्टी के लोग भी सड़कों पर उतरने की बातें कर रहे हैं दोस्तों जंतर मंतर पर। उम्मीद है कि एक भारी भीड़ इकट्ठा करके जिस तरीके सोशल मीडिया पर मुहिम का दावा कर रहे थे कि लाखों करोड़ों समर्थकों ने सपोर्ट किया है, फॉलो किया है, तो वैसे ही उसके 2% 1% लोग भी अगर मैदान में कूदकर इस्तीफे की मांग करे तो बीजेपी सरकार के शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा दोस्तों। और कोई एक मामला नहीं है, ऐसे दर्जनों मामले हैं जिस पर धर्मेंद्र प्रधान फेल हो चुके हैं और धर्मेंद्र प्रधान को थोड़े भी दिनों तक देश का शिक्षा मंत्री रहने का कोई अधिकार नहीं है। और सोनम वांगचुक भी समर्थन में कूदे हैं, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर बीजेपी पर दबाव और ज्यादा मजबूती से दिखाई दे दोस्तों। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर कर्नाटका के अंदर बड़े शांतिपूर्ण तरीके से कांग्रेस पार्टी ने नेतृत्व परिवर्तन कर दिया दोस्तों। और ये एक तरीके से इस बात के संकेत भी है कि देश के अंदर कांग्रेस पार्टी का सिस्टम काफी कंट्रोल वाला होने जा रहा है। यानी कांग्रेस पार्टी अब आराम से चीजें कर ले रही है, पार्टी में कोई आपस में फूट नहीं पड़ रही दोस्तों। इस पूरे मामले को लेकर राहुल गांधी जब शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए तो उसे लेकर उन्होंने तस्वीरें शेयर की है दोस्तों। राहुल गांधी ने कहा कि कर्नाटका की जनता ने हम पर भरोसा जताया और ये भरोसा हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार और उनके मंत्रिमंडल को मैं हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ जो कर्नाटका की जनता की आकांक्षाओं को आगे बढ़ाएंगे। सिद्धरमैया जी का मेरा हार्दिक धन्यवाद है जिनके नेतृत्व में सेवा ने कर्नाटका को और मजबूत किया, जिनकी नेतृत्व और सेवा ने कर्नाटका को आगे ले जाकर और मजबूत किया और लाखों लोगों के जीवन को बेहतर बनाया। कांग्रेस पार्टी के वादे हमारे शासन और सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता की नींव है और हम कर्नाटका की जनता से कहना चाहते हैं कि हम उनके बातों को सुनते रहेंगे और उनके वादों को पूरा करते रहेंगे और उनकी सेवा करते रहेंगे। कर्नाटका की जनता हमारे लिए सर्वोपरि है। और राहुल गांधी ने 4 तस्वीरें शेयर की है दोस्तों, जिसमें सिद्धरमैया भी दिखाई दे रहे हैं, डीके शिव कुमार से राहुल गांधी गले लग रहे हैं, ये भी दिखाई दे रहा है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर
गुजरात के अहमदाबाद के अंदर पुलिस ने करीब 250 लोगों को बांग्लादेशी संदिग्ध व्यक्ति बताकर हिरासत में लिया गया है। दोस्तों इसमें काफी ज्यादा महिलाएं नजर आ रही है। आपको बता दें कि गुजरात के अहमदाबाद से ये अपडेट आई है दोस्तों, जहां पर ज्यादातर महिलाएं हैं जिनको बांग्लादेशी बताकर पुलिस के लोग कह रहे हैं कि हमने हिरासत में लिया है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर महाराष्ट्र के विधान परिषद चुनाव के बीच में महायुति में बगावत के सुर और तेज होंगे और बीजेपी, एनसीपी और शिंदे गुट ने ये फैसला लिया है। दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र में एमएलसी चुनाव के लिए 18 जून को मतदान होगा और विधान परिषद के चुनाव के बीच बीजेपी के महायुति गठबंधन में बगावत के सुर देखने को मिल रहे हैं। महाराष्ट्र में होने वाले विधान परिषद के चुनाव में बगावत देखने को मिल रही है। इसी बीच महायुति में भी टकराव देखने को मिल रहा है। ऐसे में दोस्तों 3 जून को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का दावा किया गया। महायुति में बीजेपी से रविंद्र चव्हाण और शिवसेना के उदय सामंत और एनसीपी से सुनील तटकरे प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर एक बड़ी अपडेट दे रहे थे। दोस्तों मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पूरा भरोसा जताया है कि महायुति आने वाले 17 सीटों के एमएलसी चुनाव को एकजुट होकर लड़ेगी और इसमें आपस में कोई फूट नहीं है। उनके इस दावे और जो नेताओं के बीच में विवाद बयान चल रहे हैं, एक दूसरे पर निशाना साधने का दौर चल रहा है, उसे पता चल रहा है कि ये लोग केवल आपसी एकजुटता का दावा कर रहे हैं। वास्तविकता में तो ये आपस में ही संघर्ष करते हुए नजर आते हैं। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिख के बताएगा। दोस्तों इसी के साथ में चलते एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर तमिलनाडु के अंदर की अन्नामलई बीजेपी में है या नहीं, ये वो सवाल है जो सभी के मन को कौंध रहा है। दोस्तों खबरें चल रही थी कि पार्टी से नाराजगी के चलते उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। नई पार्टी बनाने की बात चर्चा में आई है। दोस्तों अब ऐसा लग रहा है कि तमिलनाडु बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष अन्नामलई पार्टी छोड़कर अपनी नई राजनीति की शुरुआत कर सकते हैं। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद दावा किया जा रहा है कि उन्होंने अपना इस्तीफा नहीं दिया है। दोस्तों यानी ये बीजेपी में जबरदस्त तरीके का ड्रामा चल रहा है। दोस्तों कभी कहा जाता है इस्तीफा दे दिया, कभी इस्तीफे की फोटो दिखा दी जाती है, कभी दावा किया जाता है कि नहीं अभी इस्तीफा नहीं दिया, अभी तो अमित शाह से बातचीत चल रही है। यानी दोनों मिलकर दोस्तों, यानी बीजेपी और भारतीय जनता पार्टी के ही नेता के अन्नामलई दोनों के दोनों मिलकर आम जनता को परेशान कर रहे हैं दोस्तों। और खासकर जो सोशल मीडिया पर लोग इन मामलों पर ध्यान देते हैं, उनको कहीं ना कहीं कंफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि सबको पता है कि अगर के अन्नामलई अपने पोस्ट से इस्तीफा दे भी दे तब भी वो रहेंगे तो भाजपाई, क्योंकि उनका लालन पालन तो बीजेपी में ही हुआ है और भाजपा की राजनीति से आने वाले व्यक्ति हैं। तो ऐसा कहना कि भारतीय जनता पार्टी से अगर अलग हो गए तो उनको तमिलनाडु की जनता स्वीकार कर लेगी, ये अपने आप में एक बेईमानी है। दोस्तों आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। इस पूरे मामले पर साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर एक टाइम में एक बड़े नेता के तौर पर उभर रहे थे अजय कोठियाल दोस्तों, जो सेना से जुड़े रहे हैं। और अजय कोठियाल का एक टाइम में काफी सम्मान हुआ करता था उत्तराखंड के अंदर, और आम आदमी पार्टी से जुड़े थे तो उत्तराखंड के अंदर आम आदमी पार्टी इसी उम्मीद में बैठी हुई थी कि अजय कोठियाल के नेतृत्व को आगे करके आम आदमी पार्टी सरकार बना लेगी उत्तराखंड के अंदर दोस्तों। लेकिन अजय कोठियाल जिनका काफी सम्मान हुआ करता था सैनिकों के बीच में, अब पूर्व सैनिकों ने अजय कोठियाल को घेरा और उनसे कई सारी बातें पूछी दोस्तों, जिसका जवाब अजय कोठियाल नहीं दे पा रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा है दोस्तों, जहां पर पूर्व सैनिक अजय कोठियाल से बोल रहे हैं कि हम आपसे बड़ी उम्मीद के साथ हम आपको आगे कर रहे थे, आपके नेतृत्व में हम लोग राजनीति कर रहे थे, लेकिन आपने तो हमारे साथ हमारे भविष्य के साथ में खिलवाड़ किया है, हमारे सैनिकों के साथ, पूर्व सैनिकों के साथ खिलवाड़ किया है। ओआरओपी के मामले को लेकर भी और देश के अंदर सेना में लाई गई अग्निवीर योजना को लेकर भी एक बड़ी नाराजगी है दोस्तों। आप लोग इस पूरे मामले पर क्या राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर वाराणसी के अंदर जिला मुख्यालय पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और पदाधिकारियों की तरफ से कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का विरोध किया गया दोस्तों। बीजेपी की तरफ से नेता और कार्यकर्ता मंच पर विरोध करने के लिए पहुंचे तो आवाज बुलंद की गई दोस्तों। बीजेपी के नेताओं ने कांग्रेस पर प्रधानमंत्री के विरोध में आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करने का आरोप लगाया। इस विरोध प्रदर्शन में बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे, जिन्होंने अजय राय के बयान की निंदा की और कांग्रेस के खिलाफ कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर अजय राय के खिलाफ नारेबाजी करवाई गई दोस्तों। कांग्रेस की नीतियों पर सवाल उठाए गए। भाजपा नेताओं ने कहा कि कांग्रेस का ये रवैया देश की राजनीति के लिए उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि अजय राय को अपने शब्दों के लिए माफी मांगनी चाहिए। लेकिन दोस्तों बीजेपी के नेता जब आप शब्द बोलते हैं राहुल गांधी को लेकर, तब भाजपा वालों को बड़ा मजा आता है और अमित शाह से लेकर बीजेपी के बड़े बड़े नेता भी उल्टा उल्टा बयान देते रहते हैं दोस्तों राहुल गांधी को लेकर, तब भाजपा वालों को बड़ा मजा आता है। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी के नेता ने जो बात बोली वो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुई। बाद में कांग्रेस के नेता अजय राय बेशक मना कर रहे हैं कि उन्होंने ये बात नहीं बोली, एआई से वीडियो बना हुआ है, लेकिन हकीकत यह है कि अगर उन्होंने बोला तभी बीजेपी के नेताओं की बौखलाहट जितनी होनी चाहिए उनको वो उसी हिसाब से होनी चाहिए जिस हिसाब से बीजेपी के लोग कांग्रेस पार्टी के खिलाफ टिप्पणी करते हैं। यानी अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और फिर देखना चाहिए कि वो कितने सही कितने गलत है। साथ ही साथ
यूपी के सहारनपुर से कांग्रेस पार्टी के सांसद इमरान मसूद अपने बयानों को लेकर हमेशा जाने जाते हैं। दोस्तों, इमरान मसूद सरकार की विदेश नीति और आर्थिक फैसलों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला कर रहे हैं। दोस्तों, उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री अपनी विदेश नीति और दोस्ती के नाम पर देश को आर्थिक और कूटनीतिक रूप से विदेशी ताकतों, खास तौर पर अमेरिका के हाथों गिरवी रख दिया है। विदेशी नीति पर सवाल उठाए गए दोस्तों, और भारत की विदेश नीति पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि अमेरिका के दबाव में भारत महंगे पेट्रोलियम उत्पादन को खरीद रहा है, जिससे पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार देश के अंदर बढ़ती चली जा रही है और आर्थिक संकट की आशंका देश के अंदर और ज्यादा गहरी होती चली जा रही है। भारत के रूस से तेल की खरीद पर अमेरिका छूट को नहीं दे रहा है, जिस कारण से भारत यानी बीजेपी के लोग जो दावा करते हैं कि वो एक आजाद विदेश नीति का पालन करते हैं, लेकिन सबको पता है कि रूस से तेल खरीदने की इजाजत अमेरिका नहीं दे रहा, तो बीजेपी खरीद भी नहीं रही, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को डर सता रहा है कि कहीं अमेरिका बैन न लगा दे। ऐसे में दोस्तों सवाल उठता है कि भारत की विदेश नीति क्या वाकई में आजाद विदेश नीति है? आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों, साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर ममता बनर्जी के लिए एक और बुरी खबर सामने आती है। दोस्तों, जहां पर फिरहाद हकीम जो अमूमन माने जाते रहे हैं कि ममता बनर्जी के काफी करीबी नेताओं में से एक है दोस्तों, और अल्पसंख्यक समाज के तृणमूल कांग्रेस में एक बड़ा चेहरा है। ऐसे में फिरहाद हकीम जो कोलकाता के मेयर भी है, उन्होंने अपने मेयर के पोस्ट से इस्तीफा दे दिया है। टीएमसी सूत्रों का कहना है कि राज्य में बीजेपी के सत्ता में आने के बाद से कोलकाता नगर निगम का काम अच्छे ढंग से नहीं हो पा रहा, और अवांछित दबावों के कारण यानी अलग अलग तरीके से दबाव जो आ रहे थे, उसके बाद हकीम ने ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के पोस्ट से इस्तीफा दे दिया है दोस्तों। और टीएमसी के वरिष्ठ नेता फिरहाद हकीम का इस्तीफा देना इस बात के संकेत दे रहा है कि कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस के अंदर अब ममता बनर्जी की कंट्रोल से पार्टी बाहर निकल चुकी है दोस्तों। ऐसे में फिरहाद हकीम जैसे नेता, जिनसे हमेशा उम्मीद की जाती है कि वो तृणमूल कांग्रेस के साथ किसी भी स्थिति में खड़े रहेंगे और दबाव के बावजूद खड़े रहेंगे, वहां पर अब ऐसी स्थिति बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। साथ साथ पटना में खान सर के कोचिंग के बाहर हुई कई राउंड की फायरिंग बीजेपी सरकार की बिहार के अंदर तथा कथित सुशासन राज की पोल खोलती है। दोस्तों, आप लोग की जो भी राय है लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद देख रहे थे। आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत